अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कार से बस से ट्रेवल करते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक जब भी अप्लाई किए जाते हैं हम आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों? या आपने देखा होगा जब भी गन से फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। ऐसा क्यों? नमस्कार, वेलकम टू माय स्कूप एजुकेशन। मैं हूं नरवीर और आज हम इस सेशन में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपने वीडियो क्लिप्स देखी और आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस कई सालों पहले एक और इंसान के दिमाग में थे जो इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया, इन पर साइंटिफिक स्टडी की, ऑब्जर्वेशन की और दुनिया को बताया कि ये इनके पीछे क्या रीजन है। आज उसी साइंटिस्ट की सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। ऐसा साइंटिस्ट जिन्हें लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, गति के नियमों के बारे में बताया। इसने गति के नियमों के बारे में बताया, इसलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 3 लॉज दिए मोशन से रिलेटेड, जिन्हें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। जो थर्ड लॉ है आपका, उसको न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसको हम लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं पहले लॉ की, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। शुरुआत में है क्या ये लॉ? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये बताता है हमें, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगी तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में नहीं आई होगी, चलो एग्जांपल से समझते हैं। आपने लिया एक फुटबॉल और फुटबॉल को ग्राउंड में रख दिया। अब फुटबॉल वही ग्राउंड पर ही रखा रहेगा, यानी कहने का मतलब है वो रेस्ट पे रहेगा, जिसे हम स्थिर भी कह सकते हैं, हम विराम अवस्था भी कह सकते हैं। विराम ये स्टेट है फिजिक्स की, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने इस पर किक नहीं अप्लाई किया, किक एक प्रकार से आपका एक्सटर्नल फोर्स है, आपने किक प्रोवाइड किया, इसको किक मारा तो क्या होगा? ये फुटबॉल यहां से यहां मूव कर गया। अब ये मूव करता रहेगा, ये मूव करना शुरू कर दिया, ये यहां से यहां तक मूव करता रहेगा। इसे बोलते हैं मोशन। मोशन यानी गति, इसे बोल देते हैं मोशन कह दो या गति कह देते हैं। यह मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं सर कुछ समय के बाद ये फुटबॉल तो रुक जाता है। बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि वहां पर भी इनविजिबल फोर्स जो हम देख नहीं पा रहे वो फोर्स काम करता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उसके कारण कुछ समय के बाद रुक जाता है। इट मींस काम तो एक्सटर्नल फोर्स किया तभी तो रुक पाया ये। अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स हटा दे तो ये मूव करता रहेगा, ये फुटबॉल हमेशा मूव करता रहेगा, मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब मान लो ये मूव कर रहा है तो दूसरे, अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, उसी डायरेक्शन में जिस तरफ आपने किक लगाई है। इसके अपोजिट अगर आप मान लो दूसरा खिलाड़ी खड़ा है, उसने रोका इसको और उसने दूसरी डायरेक्शन में किक लगाएगा, तब ये क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है।
यानी उसने किक लगाया तो वो भी क्या करता है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बाहरी बल नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई भी वस्तु वो रेस्ट वाली रेस्ट पे रहती है, मोशन वाली मोशन में रहेगी, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती रहेगी। अब बार बार हम एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स क्या है? फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पुश फॉर्म में हो सकता है, वो पुल फॉर्म में हो सकता है। पुश का मतलब किसी चीज को धकेलना, पुल का मतलब किसी चीज को खींचना। यानी हम किसी चीज को खींचते हैं या धकेलते हैं, दोनों तरफ फोर्स अप्लाई होता है। ये फोर्स है, वो फॉर्म है पुश और पुल का, जो चेंज करता है स्टेट को। यानी स्टेट का मतलब अवस्था को चेंज करेगा, रेस्ट वाली को मोशन में लेके आएगा, मोशन वाली को रेस्ट में ला सकता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला कौन होता है? फोर्स होता है। तो मतलब जो पहला लॉ है वो कई चीजों के बारे में बता दिया, यानी फोर्स की डेफिनेशन के बारे में भी बताता है। फोर्स की डेफिनेशन यानी हम कह सकते हैं बल की परिभाषा के बारे में बताता है, परिभाषा के बारे में बताता है। तो फोर्स क्या हो सकता है? पुश और पुल फॉर्म में हो सकता है। इट चेंज इट द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो फोर्स इंप्लीमेंट होना जरूरी। तो बल की परिभाषा के बारे में कौन बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया का मतलब समझते हैं। इनर्शिया जड़त्व होता है, ये तीन टाइप का होता है। रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोल देते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोल देते हैं। चलो एक एग्जांपल के और साथ समझते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया को। आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि बस हो या कार हो, आप ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करेंगे आप तो अचानक से ब्रेक लगते हैं, हम आगे की तरफ गिरते हैं। अचानक से बस चलने लग जाए, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। वहां पर भी लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, जिसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर बस की बात करें तो बस रुकी हुई है, आप उस बस में बैठे हैं, बस अचानक से चली, आपकी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। बस किस में आ गई? मोशन में। हम कहां गिरेंगे? हम पीछे की तरफ गिरते हैं। उसी प्रकार से अब बस चल रही है, मूवमेंट में है, यानी उसका मोशन है। अब मोशन है तो वो चल रही है, सडनली ब्रेक अप्लाई किए ड्राइवर ने, तो आप कहां गिरते हैं? आप आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें कि बस किस में थी? मोशन में। हम किस में थे? मोशन में। ब्रेक अप्लाई हुए, हम किस में आ गए? हम तो मोशन में रहने की कोशिश करेंगे, मगर बस किस में आ गई? रेस्ट पे। तो हम कहां गिरते हैं? आगे की तरफ। इन दोनों एग्जाम्पल जब बात की जाती है तो यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। तो पहले हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। यहाँ बॉडी किस में थी? मोशन में थी, मोशन में रहने की कोशिश कर रही थी, मगर बस किस में आ गई? रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है। तो इस पूरे फंडे में हम बात करते हैं, कोई भी चीज आगे गिरती है, पीछे गिरती है, इसमें लॉ कौन सा काम करता है? लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, जिसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ फोर्स, यानी त्वरण का नियम कह दो या बल का नियम कह दो, न्यूटन सेकेंड लॉ कह दो।
यानी लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। इसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं, एक तरफ साइकिल है, एक तरफ क्या है, कार है। जब कार और साइकिल की बात की जाती है, हम दोनों पे सेम फोर्स लगाएं तो साइकिल जल्दी से मूव कर जाएगी, साइकिल की स्पीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मगर कार उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगी। तो यहां पर एक्सेलरेशन का काम करता है, त्वरण का होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम संवेग तीनों चीजें काम करती हैं। अगर कोई लाइट बॉडी है तो उसको क्या चाहिए, कम फोर्स चाहिए एक्सेलरेट होने के लिए, और जो कोई हैवी बॉडी है उसको क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेट करने के लिए, यानी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं। A इजिकल टू होता है F अपॉन में M। ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, यानी 1 अपॉन में M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये घटता है तो ये इसको बढ़ना पड़ेगा, ये घटता है, ये बढ़ेगा तो इसको घटाना पड़ेगा। अब इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए। अब है क्या, ये ए है त्वरण जो वेलोसिटी पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। ये फोर्स बल, ये है मास द्रव्यमान। बात को समझो, बात को समझते जाना आप ध्यान से। मैं पहले फोर्स की बात कर रहा हूं। आपने फुटबॉल लिया, फुटबॉल पर धीरे किक लगाई, आपने फोर्स कम लगाया, फोर्स कम लगाया आपने, तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी। भाई धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे जाएगा। तो कहने का मतलब है जब फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। आपने तेजी से किक लगाई, जोर से किक लगा दी उसको, अब जोर से किक लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो तेज मूव करके जाएगा। मतलब फोर्स जब ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं किसी चीज पर तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये फुटबॉल का एग्जांपल था आपके लिए। अब बात कर लेते हैं मास को। आप लेते हैं ट्रक और एक लेते हैं कार। ट्रक क्या है, हैवी है, उसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर मान लो कार की बात करें, कार का मास क्या है ट्रक के कंपैरिजन में, कम है, तो मास कम हुआ तो एक्सेलरेशन उसका त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको और डीपली समझते हैं। अगर कोई बॉडी यानी जिसका मास ज्यादा है, मान लो ट्रक की बात करें और कार की बात करें, ट्रक की बात करेंगे तो ट्रक को धक्का लगाते हैं हम। ट्रक को क्या लगाएं, धक्का लगाने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लो कार को धक्का लगाएंगे तो ट्रक के कंपैरिजन में कम लोगों को की रिक्वायरमेंट होगी हमें धक्का लगाने के लिए। बात समझ में आ गई? तो उतना ही फोर्स रिक्वायरमेंट के लिए, उतना ही फोर्स लगाने के लिए हमें दोनों चीजों की वेलोसिटी क्या करती है, चेंज हो जाती है। वेग क्या होगा, चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन अपने आप ही चेंज होगी। अब यही बात बताता है फोर्स का फार्मूला, यही जो लो है ये बताता है फोर्स के फॉर्मूले के बारे में कि F इजिकल टू ma होता है। m है द्रव्यमान, a है त्वरण और F है फोर्स, बल। अब हम कह देते हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी जो फोर्स है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, बल की ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन के नाम पर ही है, इसकी यूनिट है न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन। कई जगह आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, तो आपका आंसर होगा डाइन। डाइन होता है इसकी यूनिट। अब बात आती है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और भी यूनिट होती है क्या, बिल्कुल होती है। एम को किलोग्राम में लिखते हैं, भाई मास है, द्रव्यमान है, उसको किलोग्राम में मापते हैं।
एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए इजिकल टू क्या होता है भाई वी अपॉन टी। वेग कितना है, टाइम कितना है, अगर वेग में कितना परिवर्तन हुआ समय के अनुसार वो क्या होता है आपका त्वरण होता है, एक्सेलेरेशन बोल देते हैं हम। तो ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, तो इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, किसकी, फोर्स की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट है सारे। अब थोड़ा बात समझ लेते हैं संवेग के लिए, क्योंकि संवेग को समझना इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन में संवेग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो संवेग को समझते हैं। संवेग होता है प्रोडक्ट होता है यानी गुणनफल होता है मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का, यानी द्रव्यमान कितना है वेग कितना है इनका गुणनफल संवेग होगा। मतलब वेलोसिटी ज्यादा तो संवेग ज्यादा, मास को कांस्टेंट रखती, द्रव्यमान को कांस्टेंट रखा जाए, इसका इफेक्ट ना देखा जाए तो अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, और ये कम हुआ तो ये भी कम ही होगा। अगर मास को कांस्टेंट रखिए, अगर वेग सेम रखे, मान लो कार की बात करें और ट्रक की बात करें, तो कार और ट्रक का वेग सेम रखा गया यानी वेलोसिटी सेम रख दे, तो किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी संवेग किसका ज्यादा होगा, इसे बोलते हैं पी को संवेग कह देते हैं, लीनियर मोमेंटम कह देते हैं। एम है द्रव्यमान, बताओ ट्रक और कार को वेलोसिटी सेम है, किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, तो संवेग किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो ट्रक हैवी होता है, उसका मास ज्यादा है तो लीनियर मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। द्रव्यमान हो गया, ये वेग हो गया। अब यूनिट क्या होती है इसकी, मास को किलोग्राम लिखते हैं, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होता है किसका, संवेग का। ये पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि बताया जाता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ही होता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन में डीटी, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है कि एफ इजिकल टू डीपी अपॉन में डीटी होता है। पी इजिकल टू क्या होता है, एमवी, या डी और डी क्यों लिखा, डी है चेंज कि लीनियर मोमेंटम में कितना चेंजमेंट हुआ, संवेग में कितना चेंजमेंट हुआ, टाइम में कितना चेंजमेंट हुआ, तो हमने कह दिया पी इजिकल टू एमवी होता है। अब पी इजिकल टू एमवी है तो यहां पर रखेंगे एफ इजिकल टू पी अपॉन टी, पी को यहां रखा गया तो क्या लिखेंगे एम वी अपॉन में टी। तो वी अपॉन टी क्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एम ए, यानी एफ इजिकल टू एम ए, यही वही फॉर्मूला बन गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर ये दोनों की दोनों चीजें न्यूटन्स के सेकंड लॉ को प्रूव करती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से भी जानते हैं। यानी एवरी एक्शन, ये लॉ क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होगी। कहना क्या चाहता है ये लॉ, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिकॉल ऑफ गन, रिकॉल ऑफ गन की बात करते हैं कि अगर आपने फायर किया, गन से फायर किया, जब गन से फायर किया जाएगा तो बुलेट कहां जाएगा, आगे, तो एक्शन हुआ आगे, क्रिया हुई आगे, गन कहां जाएगी, उसके इफेक्ट के कारण पीछे, गन कहां जाएगी, पीछे, तो रिएक्शन हो गया ये। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। यानी एक्शन आगे हुआ, बुलेट आगे की तरफ गई और गन गई पीछे, दो डिपेंड हो गए, यानी गन का मास अलग होगा, m1 लिख दिया, और बुलेट का मास अलग होगा, m2 बुलेट का मास लिख दिया। मान गन का वेलोसिटी अलग होगा, v1 हुआ, और बुलेट का वेलोसिटी अलग होगा, v2 हुआ।
मतलब कहने का मतलब है इनका जो संवेग होगा दोनों का बराबर होगा, मगर विपरीत दिशा में होगा तो हम नेगेटिव लिख देते हैं। कई जगह पर आपको नेगेटिव साइन मिल जाएगा, इसका मतलब एक्शन फोर्स तो आगे हो गया, रिएक्शन फोर्स पीछे हो गया, उसके लिए हमने नेगेटिव लिख देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, यानी अगर मान लो आपके पास एक्शन फोर्स की बात की जाए तो अगर एक्शन फोर्स ये है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले लिया जाता है। उसी प्रकार से हम रॉकेट की बात करते हैं, यहां पर भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है, एक्शन ऊपर की तरफ होगा और रिएक्शन कहां होगा, नीचे की तरफ। रॉकेट में एक्शन और ये रिएक्शन। यहां भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। कई जगह पर आपसे इससे रिलेटेड इक्वेशन और पूछते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है, ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ध्यान रखना, मोमेंटम पर काम करता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण का नियम, किसी चीज को संरक्षित रखना, पहले जितनी थी उतनी ही अब रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है उस पर तो। यानी संवेग, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, यानी ये संवेग के संरक्षण के नियम पर भी काम करता है। रॉकेट का जो सिद्धांत पूछा जाए लॉ किस लॉ पर काम करता है, तो लॉ होगा थर्ड लॉ। किस प्रिंसिपल पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपको डायरेक्ट, वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द ट्रक हैज ए मास 3000 किलोग्राम मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम वुड बी। यदि ट्रक का द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है, 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति से चल रहा है, तो आपको उसका संवेग बताना है। तो संवेग के बारे में मैंने बताया था, P होता है, वो mv के बराबर होता है, m का और मल्टीप्लाई v। m मास, मास कितना दे रखा है भाई, मास ये है 3000 किलोग्राम, लिख दिया। वेलोसिटी कितनी है भाई, 20 मीटर पर सेकंड, 20 से गुना कर दिया। आप गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 जीरो चिपका दो इसके साथ। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसको किलोग्राम में लिखा, इसको मीटर पर सेकंड में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। कई बार आपका फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन सेकंड को देख लेते हैं। कार विद ए मास ऑफ 1200 किलोग्राम एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार। यानी एक कार है जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है, 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से, स्क्वायर की दर से त्वरण करती है। तो आपसे पूछा है कार के इंजन द्वारा लगाए गए बल, फोर्स बताना है। तो आप सिंपल सी बात बताएं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू ma। F इजिकल टू क्या होता है, ma। m कितना है, चलो देख लेते हैं। m आपको दे रखा है 1200 किलोग्राम, मल्टीप्लाई आपको a दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 3 से गुना कर देते हैं, तो 12 3 36 हो जाएगा, डबल जीरो लगा दो, 36 हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम में ये है तो किलोग्राम लगा दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता मतलब समझ में आ गया होगा। ये यूनिट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। तो आप इसका आंसर F इजिकल टू क्या कह सकते हैं, 3600 न्यूटन, यानी 3600 न्यूटन आप आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।